हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने 25 साल की मॉर्गेज को कैसे 23 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में कभी नहीं मिली होगी। दूसरा पॉइंट, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका क्रेडिट स्कोर हाई हो जाए, जिससे कि आपको मॉर्गेज मिलने में आसानी हो। ये वीडियो को एंड तक देखिए। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। एक हफ्ते के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। आज मैं आपको अपने वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन कनाडा दिखाऊंगा। अभी मैं अपने बच्चों के साथ स्कूल जा रहा हूं, उनको बच्चों को उनके बस स्टॉप पे ड्रॉप करने के लिए। तो रास्ते में अलग अलग तरह के घर दिखाई देंगे। तो मैं आज आपको एक छोटे से टूर पे लेके चलता हूं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन कनाडा दिखाऊंगा और उनकी डेफिनेशन बताऊंगा कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए फटाफट चलते हैं। हाँ जी, चलें फिर। ये है टाउन हाउसेस। देखिए, आप अगर नोटिस करेंगे, इन सब की जो वॉल्स हैं वो कॉमन वॉल्स हैं, इनकी कोई इंडिपेंडेंट वॉल्स नहीं है। ये देखिए, ये एक ना हाई राइज बिल्डिंग है और ये है कॉन्डोज। ये फ्लैट सिस्टम होता है, जैसे इंडिया में फ्लैट्स होते हैं कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। कुछ कॉमन एरियाज़ होते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, प्लस आपको एलिवेटर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है। तो बहुत सारे कॉमन एरियाज़ की मेंटेनेंस सोसाइटी करती है। तो ये फ्री होल्ड नहीं कहलाते। अगर आप देखेंगे, ये फ्री होल्ड नहीं होते हैं। ये भाई साहब निकले हैं, इनकी अपनी, जैसे इंडिया में पार्किंग होती है, देखिए नीचे वो पार्किंग है सारे के सारे। आंखों के सामने एक हाउसिंग सोसाइटी है। ये सेमी डिटैच घर है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि 3-4 घर जॉइंटली एक कॉमन दीवार को जो वॉल होती है उसको फेसिंग करते हैं, और 3-4 घरों के बाद एक बीच में पैसेज होता है। फिर दोबारा 3-4 घर शुरू होते हैं, तो उसे कहते हैं सेमी डिटैच। ये थोड़े से सस्ते होते हैं। ये जो सामने है ये है सेमी डिटैच घर। सारे के सारे सेमी डिटैच। इनको मैं मारूंगा। तो मोटा माटी ये है कि मैंने आपको बेसिकली 3 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि सेमी डिटैच्ड, कॉन्डोज और टाउन हाउसेस। ये तो मैंने आपको दिखा दिए। बाकी अच्छा, कॉन्डोज ऐसे भी होते हैं जो कि लो राइज होते हैं, तो मैंने आपको हाई राइज दिखाए हैं। तो बेसिकली आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको ये पता रहे कि ये किस तरह के कॉन्डोज होते हैं, क्या कितने 3-4 तरह के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है वो आप आगे तभी समझ पाएंगे जब आपको क्लैरिटी होगी। डिटैच, सेमी डिटैच, कॉन्डोज और टाउन हाउसिंग, ये जो बेसिकली 4 तरह के घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। क्योंकि इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर ये नया, हम लोगों के लिए नया है। तो इसीलिए मैं आपको पहले डेफिनेशन बताना चाह रहा था, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये जी, हम अपने घर की तरफ आ गए। ये आप देखेंगे ना नीचे, ये देखिए कैसी है, ये इतनी स्लिपरी है। ये अगर आप इस पर गिर गए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी कोई हड्डी वड्डी टूट जाए। कितनी सारी स्नो भरी भरी हुई है पूरे घर के सामने। चलिए जी, घर में एंट्री मारते, थोड़ा सा कुछ चाय वाय पीते, फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए, किसी भी घर को खरीदने के लिए आपके दिमाग में 5 फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहली तो चीज़ है लोकेशन। लोकेशन से मेरा मतलब कि आपका घर आपके ऑफिस, स्कूल से कितना ज़्यादा पास है। दूसरा, नेबरहुड। नेबरहुड में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सिंगल कल्चरल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जैसे कि क्या सारे सारे वाइट हैं, क्या सारे सारे ब्लैक हैं, या मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको उस जगह के आसपास का एरिया देखना पड़ेगा, क्या आपकी रीच में हॉस्पिटल्स, ग्रॉसरीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
और जो लोकल आपका शॉपिंग सेंटर्स हैं, क्या ये सारी की सारी चीज़ें हैं या ये बहुत ज़्यादा दूर है। तीसरा पॉइंट, क्राइम रेट। जिस जगह को आप कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो क्राइम के लिए फेमस है या वो बहुत ज़्यादा सेफ एरिया है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है एज ऑफ हाउस। जितना आप पुराना घर लेंगे उतना ही घर आपका सस्ता होगा, पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से बना होगा, पुराना घर का डिज़ाइन होगा, और जितना ही आप नया घर लेंगे वो मॉडर्न तरीके से बना होगा, उसमें खर्चा कम आएगा, वियर एंड टियर कम होगा। पांचवा पॉइंट कि क्या आपका घर किसी को रेंट में देने के लायक है। आपके घर के अंदर जो बेसमेंट है क्या वो लीगल बेसमेंट है, क्या आपका घर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमा के देता है जो कि आपकी मॉर्गेज में हेल्प कर सके। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि किसी को भी घर खरीदते वक्त कंसीडर करने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी मॉर्गेज को मिलने के लिए, जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आपको मॉर्गेज मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगी। और जो क्रेडिट स्कोर है उसको बिल्डअप करने के लिए आपको टाइम लगता है, आपको टाइमली पेमेंट करनी पड़ती है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने के लिए कंसिडर करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपको क्रेडिट स्कोर को बिल्डअप करने के लिए। देखिए, आपके पास बैंक, आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है और आपको बैंक उसके साथ क्रेडिट कार्ड देता है। तो आपको एक चीज़ मेक श्योर ये करनी है कि आप अवॉइड कीजिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की फुल वैल्यू को कंज्यूम करें। आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि आप अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की कैपेसिटी $5,000 है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप $5,000 तक ना पहुँचें। जैसे ही आपकी क्रेडिट वैल्यू पहुँचती है 2,500 के आसपास, 2,000 के आसपास, फटाफट उसको पे कर दीजिए। तो आप ड्यू डेट का वेट नहीं कीजिए कि मेरी जब ड्यू डेट आएगी मैं तभी पे करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली जब भी मेरे पास कुछ 2,000 $2,500 का मेरा क्रेडिट जैसे ही बिल्डअप होना शुरू होता है, जैसे ही मैं क्रेडिट ले लेता हूँ $2,000 $2,500 का, मैं उसको फटाफट पे कर देता हूँ। और मैं वीकली बेसिस पे करता हूँ, या मैं 10 दिन में, 7 दिन में, जैसे ही मेरे को लगता है मैं फटाफट पे करता रहता हूँ। इससे बैंक का ना आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये जो मेरा कंज्यूमर है, मेरा जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है, ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, ये बहुत ध्यान रखता है कि बड़ा बजट से चलता है, और इसके पास कभी भी ये बहुत रिलायबल आदमी है और इसको लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आपने जो मैंने भी करी थी, मैंने 3-4 कंपनीज़ के मैंने क्रेडिट कार्ड बनाए थे जो कि मेरी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $15,000 तक मेरी क्रेडिट वैल्यू बनती है। तो मैंने अपनी क्रेडिट मार्केट में मैंने क्रेडिट कार्ड्स तो ले लिए, लेकिन मैंने एक चीज़ मेक श्योर ये करी कि मैंने कभी भी उनको यूज़ नहीं किया। अब आपने बना तो लिए, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड आपके घर में प्रॉपरली सेफ लॉक एंड की के अंदर हो। ये नहीं कि आपको कहीं गुम गया और बाद में कोई और यूज़ कर रहा है आप क्रेडिट कार्ड। मैंने 3-4 क्रेडिट कार्ड बनाए, अपने पास घर में सेफली रखे, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया। इससे क्या होता है, कोई भी बैंक आपको मॉर्गेज देने के लिए कंसीडर करता है तो वो ये मेक श्योर, वो आपका बैकग्राउंड देखता है कि आपके अंदर, आपके पास कितना टोटल क्रेडिट फैसिलिटी थी और आपने कितनी यूज़ करी। इसके पास क्रेडिट फैसिलिटी थी लेकिन इसने यूज़ नहीं करी। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई चीट नहीं है। तो इसकी वजह से बैंक का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है और वो आपको लोन देने के लिए हिचकता नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपको कौन सा बैंक इंस्टीट्यूशन कितना लोन देगा। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी इंडिविजुअल को अपनी मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए 3-4 बैंक्स के पास जाना चाहिए, उनको कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि मेरी ये हाउस होल्ड इनकम है। वो आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करेंगे। जब वो देखेंगे हाँ आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी हाउस होल्ड इनकम देखने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपको मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है। बैंक का मॉर्गेज प्लस आपकी जो लिक्विडिटी है, जो आपके पास अपना पैसा है, वो दोनों को कंबाइन करके आपको पता लगेगा तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है घर परचेज करने के लिए। मैंने इसलिए 3-4 बैंक बोले कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। कि देखिए, कोई बैंक आपको बोलेगा जी मैं आपको मॉर्गेज दूंगा 5 लाख, कोई बोलेगा 4,75,000, कोई बोलेगा 5.5, $475,000 से लेकर $550,000 तक आपकी मार्केट वैल्यू है मॉर्गेज की टर्म्स के अंदर। आपको कोई भी बैंक इसके बीच में देगा। तो आपको ये पता रहेगा कि
कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको एक तो मॉर्गेज मिल जाएगा, ठीक है जी। दूसरा आपको ये आइडिया लगेगा कि मेरा जो मॉर्गेज अमाउंट है वो इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा। रियल्टर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो आपकी हेल्प करता है घर खरीदने में। और सबसे अच्छा जो पार्ट रियल्टर का ये होता है कि वो आपसे घर खरीदते वक्त कुछ भी चार्ज नहीं करता, वो ऑल फ्री होता है। वो जो भी अपना कमीशन लेता है वो सेलर से लेता है। घर खरीदने से पहले मैंने कुछ रियल्टर्स को अप्रोच किया था, कुछ ने मेरा बड़ा टाइम वेस्ट किया, बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं दिए, कुछ ने मेरे को ऑप्शंस दिए ही नहीं। वो कहने लगे जी आपका जो बजट है उसके अंदर जी यहाँ ये मिलेगा, दूर जाना पड़ेगा। और कुछ एक रियल्टर मेरे को ऐसा भी मिला जिसको मैंने समझाया बैठ कर कि देखो ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और मैं इस तरह का घर चाहता हूँ। उसने मेरी जो नीड्स थी उसने मेरी नीड्स को समझा और उसने उसके अकॉर्डिंगली ही मेरे को ऑप्शंस दिए। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियल्टर और आपके बीच में एक अच्छा सिंक होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि ये आदमी क्या देख रहा है, क्योंकि देखिए अच्छा रियल्टर जो होगा ना वो हमेशा आपको समझने की कोशिश करेगा, वो आपको वही ऑप्शन दिखाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे उसका खुद का भी टाइम सेव होगा और आपका भी टाइम सेव होगा। जैसे मैंने अब स्टार्टिंग में अपने वीडियो में कहा था कि आप अपने घर की मॉर्गेज की ड्यूरेशन को कैसे 25 to 23 ईयर्स ला सकते हैं, उसकी मैं आपको टिप देता हूँ। देखिए अगर आपका मॉर्गेज 25 ईयर्स का है और उसकी पेमेंट आप मंथली करते हैं, थेरेटिकली सोचते हैं कि मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट $1000 है मान लीजिए। अब $1000 को अगर मैं मंथली बेसिस पे करूँ तो मैं $12,000 दूंगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको वीकली बेसिस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मंथली ना पे करके अगर आप इसको वीकली बेसिस पे करते हैं तो आप साल के अंदर $13,000 पे करेंगे। कैसे? अगर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट की जगह अगर मैं वीकली पे करता हूँ $1,000 को, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो वो मेरे को 250 पर वीक पड़ती है, ठीक है जी। 2021 के अंदर टोटल वीक्स कितने हैं? 52। अगर मैं 250 इंटू 52 करता हूँ तो मैं साल के अंदर $13,000 पे कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर साल $1,000 ज़्यादा पे कर रहे हैं। इन टोटल इसको देखेंगे तो 25 साल की ड्यूरेशन को रिड्यूस करके 23 ईयर्स में आ जाएंगे। मैंने तो एक घर मार्केट में आता है और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बिडिंग करते हैं। जैसे घर वाले ने एक मिनिमम प्राइस रखा $8 लाख चाहता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली कितने में बिकता है? वो बिकता है 9.5 लाख के अंदर। यहाँ पर इतनी आग लगी हुई है। तो इसके अंदर आपको बिडिंग करनी पड़ती है और बिडिंग आपको एक अच्छा खासा एक सब्सटेंशियल अमाउंट कोट करना पड़ेगा, तभी आपको वो घर मिलेगा। इसीलिए घर खरीदना यहाँ पर बहुत ज़रा आसान नहीं है। बिडिंग के बाद आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है। लॉयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि कोऑर्डिनेट करता है सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन में। इसमें बहुत कनाडा में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का ये फ़ायदा है कि आप सेफ़ हैं। अगर आपने लॉयर हायर किया है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे के सारे पेपर चेक करे। वो देखेगा सेलर की प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है कोई। अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप कुछ कॉन्डो खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या उसके ऊपर कोई ऐसा पेंडिंग अमाउंट हो। ये एक लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो मेक श्योर करे कि कोई भी ऐसी अनऑथराइज चीज़ तो इस डील के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, या कोई भी ऐसा कोई लूप होल, कोई भी एक ऐसी हिडन चीज़ तो नहीं है इस प्रॉपर्टी की डील के अंदर। तो इसमें लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप लॉयर पे क्लेम भी कर सकते हैं। तो लॉयर आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के पूरे प्रोसेस से बचाता है, आपको वो गाइड करता है, आपको वो स्टेप्स बाय स्टेप आपको बताता रहेगा कि अब क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या इस प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। तो लॉयर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसकी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होती, नॉमिनल होती है। $1200-1300 फीस होती है जो मेरे को जस्टिफाइड लगती है। हाउस इंस्पेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आप एक हाउस इंस्पेक्टर को आप हायर करते हैं। वो पूरे घर की फिटनेस को चेक करता है कि कोई इसमें सीपेज तो नहीं है, कोई इसके अंदर रूफ का कोई काम तो नहीं कराना, या घर के अप्लायंसेस सब ठीक ठाक हैं या नहीं है। और प्लस वो आपको एक अपनी बुकलेट भी देता है जिसमें वो बताता है कि भाई इस घर को ऑपरेट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फर्नेस को कितने टेम्परेचर पे आपको फिक्स करके रखना चाहिए। मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को प्लीज़ बताइएगा, और आपके दिमाग में अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैंने जो कवर नहीं किया और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड बी वेरी ग्लैड टू आंसर यू।
में फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना। आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।